नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद चंद्रा में। मैं हूं चंद्रभान। और जैसा कि हम संविधान की सीरीज़ में बात कर रहे थे, भारतीय संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं थी, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उन सभी पर चर्चा की थी, उस पर बात की थी हमने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के स्रोत, अर्थात भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ से किन किन देशों से जो प्रावधान हैं उनको लिया गया है। तो बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें भी होंगी जो शायद आपको नहीं भी पता होंगे, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिए। तो जैसे कि एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिनमें संविधान के स्रोतों को जानने की ट्रिक बताई गई है। दोस्तों, उन ट्रिक से आप सिर्फ एक या दो प्रावधान ही जान सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो सिर्फ मूल अधिकार उसमें बताया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व लिए गए। तो एक एक पॉइंट की ट्रिक लोग बनाते हैं। और अगर बाय द वे एक देश से कई और भी चीज़ें ली गई हैं, अगर वहाँ से सवाल कर देता है तो आप क्या करेंगे। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि छोटा वीडियो बने और आपको कम जो मैटर है वो दिया जाए। हमारा उद्देश्य ये है कि आप जो पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम अगर आप देते हैं और उस जगह से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ से आप वो प्रश्न वो बाहर ना जाए, वो प्रश्न आप करके आएँ। हमारा उद्देश्य ये रहता है। तो इसी वजह से हमारे वीडियो जो हैं वो लंबे हो जाते, फिर भी उतना लंबे नहीं होते। कम समय में हम बहुत सारी चीज़ें, या ये कहें कि लगभग पूरी की पूरी बातें जो हैं हम बताते हैं। इसलिए आप ट्रिक के माध्यम से मत पढ़िए, ट्रिक के माध्यम पर मत जाइए। हाँ, कभी कभी ट्रिक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन हमेशा ट्रिक से पढ़ना ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर आप अच्छी तैयारी चाहते हैं संविधान की या अन्य किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप ट्रिक का सहारा लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ट्रिक के सहारे अगर पढ़ेंगे तो इतना सारा एकदम अथाह सागर है जीएस का, आप कितना ट्रिक याद करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक जो बताते हैं लोग, मैं भी वीडियो बनाता हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आकर के बनाना शुरू कर दिया या पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं भी देखता हूं कि उस टॉपिक पर कितने लोग कौन कौन से किस तरीके से पढ़ाए हैं, कैसे वीडियो बनाए गए हैं। इसलिए मैं रिसर्च करता हूं और इसके बाद मैं अपना वीडियो बनाता हूं, तो मेहनत करता हूं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो आप देखिए, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं हम अपने संविधान की। तो एक चीज़ यहाँ पर अक्सर ये कही जाती है कि हमारे देश का जो संविधान है वो उधार का संविधान है। तो उधार का संविधान है, बहुत सारे आलोचक कहते हैं कि उधार का संविधान है, या ये भी कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, हुबहू उसकी नकल है, पूरी तरीके से नकल है, ये कहा जाता है। तो आलोचक जो है अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें कहते हैं। मैं कुछ इतिहासकारों के, कुछ संविधान जो जानने वाले लोग हैं, जो संविधान विशेषज्ञ हैं, उनके जो कथन हैं वो मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे अगर डॉक्टर बसु की बात करें, बहुत उनकी संविधान की पुस्तक भी आती है और बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, जानते भी होंगे। उन्होंने भी कहा है कि जो हमारा संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के क्या है, नकल है। ज़्यादा 75% जो प्रावधान हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। उन्होंने ऐसा कहा है। प्रोफेसर श्रीनिवासन है, उन्होंने भी कहा है कि हमारा जो संविधान है वो किसकी नकल है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 की नकल है। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं सर आइवर जेनिंग्स, उन्होंने भी माना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा है। साथ साथ में एक और महानुभाव हैं, एक विदेशी व्यक्ति हैं हाइग्रीव नाम करके, उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान में 250 अनुच्छेद, 395 में 250 अनुच्छेद जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। या तो कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, या तो हूबहू वैसे ही संविधान में उनको सम्मिलित कर लिया गया है। ये सारी बातें जो हैं इन कुछ विशेषज्ञों ने बताई हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब हमारे देश के संविधान में कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, जर्मनी से, रूस से, तो ब्रिटेन से, यहाँ से बहुत सारे प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये संविधान हमारा क्या है, अन्य देशों के संविधानों की नकल है। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं, आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। लेकिन मैं अपने विचार भी, अपना ओपिनियन भी इस पे रख रहा हूं। मैं इन विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। देखिए, जिस समय हमारे देश को संविधान की जरूरत थी और संविधान सभा बैठी थी, वो परिस्थितियां कुछ अलग थी।
तत्काल में नए नियम बनाना इतना संभव नहीं था। 1947 में इतना जल्दी नए नियम बनाना संभव नहीं था। इस वजह से 60 देशों का अध्ययन किया हमारे संविधान निर्माताओं ने, और 60 देशों का अध्ययन करने के बाद उनमें जो सबसे अच्छी चीजें थी उनको हमारे भारतीय संविधान में अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए उनको शामिल किया। तो हम ये कहते हैं, आपसे सवाल ये करते हैं कि अगर हमें किसी दूसरे से अच्छे गुण अगर लेने हों तो क्या वो अच्छे गुणों को एक्सेप्ट करना ये कोई आलोचना है या कोई ये बुराई है? तो ये कोई बुराई नहीं है। हम ऐसा नहीं कि हूबहू अन्य देशों से संविधान की चीज़ों को हमारे संविधान में रख दिया गया है, हूबहू वैसे नहीं रखा गया है। हमारे देश के नागरिकों के लिए, हमारे देश की परिस्थितियों के हिसाब से जो उन देशों से चीज़ें ली गई उनमें परिवर्तन किया गया, तब जाकर के हमारे संविधान में उनको रखा गया है। तो मेरे हिसाब से मानते हैं कि लगभग 60% से ज़्यादा अगर भारत शासन अधिनियम को रखा गया है और अन्य देशों के संविधानों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उसको ऐसे ही नहीं रख दिया है कि ऐसे ही रख दिया हो कि चलो वहां से उठा करके लाए और यहां पर हम रख देते हैं। ऐसा नहीं किया गया है। बाकायदा उस पर पूरी बहस हुई है, हमारे देश के हिसाब से वो नियम सही हैं या नहीं सही हैं, इस पर पूर्णतया बहस की गई है, तब जाकर के उन प्रावधानों को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इतना इस तरीके का कहना कि पूरी तरीके से ये नकल है या उधार का संविधान है, ये कहना सर्वथा अनुचित है। तो मेरे ये विचार हैं, आपके क्या विचार हैं आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं कि जो प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं, विदेशों से लिए गए हैं, भारतीय संविधान के स्रोत जिन्हें कहते हैं, वो कौन कौन से स्रोत हैं, उनकी चर्चा यहां पर हम करते हैं। वैसे मैं चाहूं तो इस वीडियो को मात्र 10 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूं, फटाफट इनको मैं बता दूंगा, वीडियो समाप्त। लेकिन मैं एक एक शब्द को बताने की कोशिश करता हूं, जितना मुझे नॉलेज है मैं वो नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और मुझे ट्रिक में पढ़ाना पसंद नहीं है। ये मेरा, आपको पसंद हो सकता है लेकिन मुझे नहीं पसंद है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत में। आप देख रहे हैं ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। अगर आपको चीज़ों को याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, तो आप ज़्यादा मैटर ट्रिक के माध्यम से याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप टेबल बना करके या इस तरीके से ग्राफ बना करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोशिश करके याद करने की कोशिश करिए, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप सारी चीज़ों को याद नहीं सकते, क्योंकि ट्रिक आप पहले तो आप ट्रिक याद करिए और उस ट्रिक में जो चीज़ें दी हैं फिर उसको याद करिए, तो ये तो डबल काम हो गया, तो वो तो और ज़्यादा कठिन काम हो गया। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमको शुरुआत करना है। जैसे कि हमने पहले बताया कि 250 के करीब अनुच्छेद जो हैं वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम जो है वो हमारे संविधान लागू होने से, बनने से पहले हमारे देश में लागू था, और वो अगर उनमें से अच्छी चीजें थी तो उनको एक्सेप्ट किया गया, कुछ चीजों को इग्नोर भी किया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीजों को शामिल कर लिया गया हो। लगभग 326 अनुच्छेद थे भारत सरकार अधिनियम 1935 में, 326, उनमें से 250, लगभग 250 को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें मुख्य जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूं। राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय होगा, राज्यपाल के कार्यालय के काम क्या होंगे, इसका जो ये जो चीज़ है, ये जो प्रावधान है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका, हमारे देश में एक निष्पक्ष एक न्यायपालिका होगी और उसमें न्यायाधीश होंगे, उनका वेतन भत्ता क्या होगा, उनको किस तरीके से उनकी नियुक्ति की जाएगी, इसका प्रावधान जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया था। तो हमारे संविधान में न्यायपालिका का जो प्रावधान है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगली अगर बात करें, लोक सेवा आयोग यूपीएससी, और यूपीएससी का प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में था, और हूबहू वही चीज जो है हमारे संविधान में शामिल कर ली गई है। राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे उसी के अंतर्गत आएगा। तो लोक सेवा आयोग को भी कहां से, इसका स्रोत क्या है, भारत सरकार अधिनियम। तो लोक सेवा आयोग को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित हैं। कौन कौन सी चीजें हैं वो आप देख लीजिए। देखिए, संसदीय शासन, हमारे देश में जो संसदीय शासन की व्यवस्था है वो कहां से ली गई है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो संसदीय शासन की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अब ये संसदीय शासन क्या होता है, संसदीय शासन का मतलब जहां न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, और वहां सरकार बनाने के लिए जनता क्या करे कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे, निर्वाचन करे। तो इस तरीके की व्यवस्था को हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है,
तो संसदीय शासन की व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ओके, विधि का शासन इंपॉर्टेंट है। विधि का शासन जो है वो इस तरीके का प्रावधान, विधि के शासन का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, भारत संघात्मक होते हुए भी यहां पर हम देखते हैं कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है बल्कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन में लिया गया है, चूंकि वहां भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। मंत्रिमंडल की प्रणाली, हम लोग पढ़ते हैं कि लोकसभा मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये जो प्रावधान है, जो हम पढ़ते हैं हमारे संविधान में जो रखा गया है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, वो भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से संसदीय व्यवस्था में ब्रिटेन में सम्राट होते हैं, उसके बाद वहां प्रधानमंत्री होते हैं, तो वहां के जो सम्राट होते हैं वो एक तरीके से संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिन्हें हम औपचारिक प्रमुख कह सकते हैं। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? वहां के प्रधानमंत्री। वैसे ही हमारे देश में जो राष्ट्रपति है, सम्राट की तरह ही हमारे देश में इसको, लेकिन वैसे के वैसे नहीं शामिल किया गया है। वहां का सम्राट वंशानुगत होता है, लेकिन हमारे देश का जो सम्राट है, राजा है, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, उसका निर्वाचन होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, यह बात सही है कि जिस तरीके से सम्राट वहां का पावरफुल नहीं होता है, नाम मात्र का शासक होता है, औपचारिक होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, वैसे ही हमारे देश में भी राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति की जो औपचारिक प्रधानता है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एक चीज दोस्तों हम और पढ़ते हैं कि कई राज्यों में द्विसदनात्मक प्रणाली है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान है। तो विधानसभा विधान परिषद, जिसे हम द्विसदनात्मक प्रणाली कहते हैं, द्विसदनात्मक प्रावधान कहते हैं, ये प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। ओके, तो ये ब्रिटेन से लिए गए जो चीजें हैं वो मैंने बता दी आपको। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन, गणतंत्रात्मक शासन का मतलब जहां के शासन में पूरी तरीके से जनता की भागीदारी हो, जनता के द्वारा ही शासन निर्धारित किया जाता हो, जनता के द्वारा ही प्रतिनिधियों को चुन करके सरकार बनाई जाती हो, ऐसे शासन को गणतंत्रात्मक शासन कहते हैं। और फ्रांस से और भी क्या चीजें ली गई हैं? तो स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, जो कि हमारे प्रस्तावना में भी शामिल है और हमारे संविधान की मूल भावना में भी ये शामिल है। स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, समता होनी चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, और बंधुत्व अर्थात फ्रेटर्निटी, भाईचारा भी आपस में सभी नागरिकों के मध्य होना चाहिए। तो ये जो है फ्रांस की क्रांति से संबंधित चीजें हैं। फ्रांस की क्रांति में जो नारा था उसी से ये स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो लिए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो फ्रांस से ये चीजें ली गई हैं। आगे हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से क्या क्या चीजें हमारे संविधान में शामिल की गई हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका से लिए गए हैं। अब अमेरिका से लेने का मतलब, कई बार शब्द लोग इसको अलग गलत अर्थ में ले लेते हैं। लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां के मूल अधिकारों को उठा करके यहां दे दिया गया है भारतीय नागरिकों को, नहीं, वहां की जो प्रावधान है उनको देख करके यह हमारे देश के मुताबिक, हमारे देश के अनुसार, हमारे देश के नागरिकों के मुताबिक मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। तो वहां वो प्रावधान है, लेकिन हूबहू वही प्रावधान नहीं लिया गया, बल्कि उस प्रावधान को लिया गया है लेकिन हमारे देश के नागरिकों के, हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखिए यहां पर हमने देखा था कि न्यायपालिका को लिया गया है और संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। सर मॉरिस आयर करके एक न्यायाधीश थे पहले, जो भारतीय संघीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, तो यहां न्यायपालिका को लिया गया, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, जैसे कि मैंने संविधान की विशेषताओं वाले वीडियो में बताया था कि अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च कौन है? न्यायपालिका। न्यायपालिका इसलिए सर्वोच्च है कि संसद अगर कोई भी कानून बनाती है तो न्यायपालिका को अगर लगता है कि वो असंवैधानिक है तो उसको वो निरस्त कर सकती है। इसलिए तो इस तरीके की स्वतंत्रता जो है न्यायपालिका को हमारे भारत में भी है। ओके, तो जिस तरीके की स्वतंत्रता न्यायपालिका को अमेरिका में है, उसी प्रकार की स्वतंत्रता न्यायपालिका को भारत में भी है। संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, उनके मूल अधिकारों को छीनती हो, या संविधान का उल्लंघन करती हो, या संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करती हो, नष्ट करती हो, तो ऐसे में
सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि ऐसे नियमों को क्या करेगा, खारिज कर सकता है। तो इस तरीके की स्वतंत्रता न्यायपालिका को मिली हुई है। ये इस तरीके का प्रावधान कहां से लिया गया भारतीय संविधान में? अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन, इसी से जुड़ा हुआ है न्यायिक पुनरावलोकन। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो सही नहीं है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय नागरिकों के हिसाब से, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। उसे ये पावर है कि उस नियम या कानून की विधि की वो क्या करेगा, जांच करेगा, और जांच करने के पश्चात उस नियम या विधि का जितना भाग असंवैधानिक होगा उसको वो निरस्त कर सकता है। इस तरीके की पावर जो है, इस तरीके की पावर को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, और ये जो व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लगाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, मैं बता देता हूं। अनुच्छेद 61 के मुताबिक भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो ये जो प्रावधान है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप पढ़ते हैं प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना में शुरू में आता है विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जो शब्द हैं वो अमेरिका के प्रस्तावना से, अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, वहां के संविधान से प्रेरित हैं। तो हम भारत के लोग जो शब्द हैं वो भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे अमेरिका से लिए गए संविधान के प्रावधान, वो यहां पर मैंने बता दिए। अगली बात करते हैं अगले देश की। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 में और भाग 4 में इनको रखा गया है। इनको भी कहा किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये जो व्यवस्था है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो आपको यह भी बताना है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। ओके, अगला है आयरलैंड से ही लिया गया है। राज्यसभा के 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कि आपके कला, साहित्य, समाज सेवा, पत्रकारिता, विज्ञान, इन क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों को क्या किया जाता है? ऐसे 12 विषय विशेषज्ञों को क्या किया जाता है? राज्यसभा में नामांकित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, अर्थात इनका निर्वाचन नहीं होता है। तो ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। ओके, आगे बात करते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया। तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली क्या होती है? जहां पर राज्य कुछ विषयों पर कानून बना सकती है और केंद्र भी कुछ विषयों पर कानून बना सकती है। तो इस तरीके की जब शक्तियों का बंटवारा होता है, ऐसी व्यवस्था को हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो संघीय शासन प्रणाली जो है कनाडा के संविधान से ली गई है। और अगला जो प्रावधान है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनिए, मैं बताने जा रहा हूं, शायद आपको इसके बारे में सही जानकारी ना हो। देखिए, आपने पढ़ा होगा समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। 3 प्रकार की सूचियां ये होती हैं। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार, राज्य सूची पे जो विषय दिए गए उन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन एक और सूची होती है जिसे हम अवशिष्ट सूची बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अवशिष्ट सूची का मतलब यह है कि इन तीनों सूचियों, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची के जो विषय उसमें शामिल नहीं है, इसके अलावा अगर कोई नया विषय सामने आता है तो उस नए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो ऐसे नए विषयों को हम अवशिष्ट विषय कहते हैं और इस प्रकार की शक्ति को हम अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। अर्थात जो चीजें बच गई, संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं, समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं, इनके अलावा जो विषय बच जाते हैं उन पर कानून बनाने का काम कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। तो इस तरीके का जो सिद्धांत है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आपको अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं उसके बारे में जानकारी हो गई होगी, आई होप।
राज्यपालों की नियुक्ति, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, जो कह सकते हैं कि राज्यों में ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वो वास्तविक प्रमुख नहीं होता। राज्यों में वास्तविक प्रमुख वहां का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तब हम और ज्यादा डिटेल पे इसके बारे में बात करेंगे। तो राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो हम अगले देश की जब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 प्रकार की 7 शेड्यूल में 7वें सूची में 3 प्रकार की सूचियों की बात की गई है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, संघ सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो उसमें से समवर्ती सूची जो है, वो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा जो है वो भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, दोनों सदनों के बीच में जब संयुक्त बैठक होती है, इस तरीके का प्रावधान हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कैसा होगा। तो केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन भी हम लोग देखते हैं कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कुछ विषय राज्य सरकार को दिए गए हैं, कुछ विषय केंद्र सरकार को दिए गए हैं, कुछ विषय ऐसे हैं और जिन पर दोनों कानून बनाते हैं। तो वही जो मैंने बताया कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो एक तरीके का क्या है, ये शक्तियों का विभाजन है। राज्य की कुछ अपनी शक्तियां हैं, केंद्र सरकार की कुछ अपनी शक्तियां हैं। तो ऐसा शक्तियों का विभाजन का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अगले देश की बात करें तो और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? 3 तरह से। वैसे अगर बात करें संविधान में संशोधन 2 तरह के से होता है, लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 तरीके की दी गई है, साधारण बहुमत से, फिर विशेष बहुमत से और उसके पश्चात विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 की जब बात करते हैं तो यह भी कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है, तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, दोस्तों यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनका प्रावधान लिया गया है, लेकिन राज्यसभा में जो निर्वाचित होते हैं उनका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये जो बात है इस पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों का अंतर मैंने आपको बता दिया। रूस के संविधान, जिसे हम पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 4 के काम में है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ, जिसे रूस कहते हैं। प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, प्रस्तावना में हम लोग पढ़ते हैं कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये 3 प्रकार के जो न्याय हैं, इन 3 प्रकार के न्याय का जो आदर्श है, जो भावना है, वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसको जरूर आप याद रखें। अगले देश की बात करें कि जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 पढ़िए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये चीज लिखी मिलेगी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता है। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है वो जापान के संविधान से ली गई है। अगली बात करें जर्मनी के वीमर संविधान से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि वीमर संविधान क्या है और वैसे ही वो रट लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि वीमर क्या है। देखिए, वीमर एक जर्मनी में एक जगह है, वहाँ जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा ने वीमर में बैठ करके ही जर्मनी के संविधान का निर्माण किया था, इसलिए जर्मनी का वीमर संविधान इसे कहा जाता है। हालांकि बात करें अगर हिटलर की, तो वहाँ पर हिटलर रहा, हिटलर ने ये जो वीमर संविधान है इसके बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानता था और उनको बदल देता था इस तरीके का, लेकिन बाद में जर्मनी में वो वीमर संविधान ही पूरी तरीके से लागू किया गया, इसलिए यहाँ पर हम जर्मनी का वीमर संविधान कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हिटलर तो तानाशाह था, वो तो किसी कानून को मानता नहीं था, उसके खुद के कानून थे, लेकिन बाद में जर्मनी के उसी वीमर संविधान को ही क्या किया गया था,
शामिल किया गया था। लगभग 1918 के करीब की बात है। इस जर्मनी के वीमर संविधान से भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं। आपात उपबंध आप लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं? एक आपका है युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ये किसमें है? 352 अनुच्छेद में। राष्ट्रपति शासन, जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए राज्य में तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। जब देश में वित्तीय संकट आ जाए तो अनुच्छेद 360 के तहत हम वित्तीय आपात लगाते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो आपात उपबंध हैं वो कहां से लिए गए हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल के समय जो मूल अधिकार होते हैं, कुछ मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगा दिया जाता है, कुछ मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। तो ये जो स्थगन का प्रावधान है कि आपात के समय में नागरिकों के मूल अधिकारों को उनसे छीना जा सकता है, ऐसी व्यवस्था जो है वो जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत थे उनकी हमने यहाँ पर बात कर ली है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से जिन जिन देशों से जो जो प्रावधान किए गए हैं, जो मैंने बताए हैं, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो बाहर नहीं जाएगा, आप 100% सही करके आएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।